नमस्कार। हमारी इस खास श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। देखिए, जब हम इतिहास या हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, लड़ाइयाँ और बहुत सारी तारीखें, राइट? पर आज हम इतिहास को इस तरह से नहीं देखेंगे। हम इसे समझेंगे एक रोमांचक जासूसी कहानी की तरह, जहां हम सब मिलकर अतीत के सुराग ढूंढेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। हम ये दावे से कैसे कह सकते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? हमें कैसे पता कि सम्राट अशोक नाम का कोई राजा सच में था? आखिर इन सब बातों का सबूत क्या है? मजे की बात यह है कि हिस्ट्री शब्द खुद ही एक बहुत बड़ा सुराग है। ये शब्द आया है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, छानबीन करके सच का पता लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन असल में एक जासूस की तरह ही तो काम करता है। आप देखिए, कोई भी जासूस जब किसी केस पर काम करता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो सबूतों को सही टाइमलाइन पर रखता है। ठीक वैसे ही इतिहासकार भी हमारे अतीत को, हमारे पास्ट को सबूतों के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं ताकि कहानी को सही से समझा जा सके। तो मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय था जब लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था, जैसे पाषाण काल या स्टोन एज के पत्थर के औजार। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। यहां लिखावट तो मिली है, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल, जिसका हमारे पास लिखा हुआ सबूत भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो सबूत या सुराग हैं, ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो चीजें जो लोग अपने पीछे छोड़ गए। और दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत, मतलब वो बातें जो लोगों ने कहीं लिख दी। अपनी जासूसी की भाषा में कहें तो ये हो गए फिजिकल एविडेंस और आई विटनेस टेस्टिमनी। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सुराग यानी फिजिकल एविडेंस की जांच करते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हेरफेर करना, इन्हें बदलना लगभग नामुमकिन होता है। ये सबूत सीधे अतीत से बात करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनका मतलब सही से समझना बहुत जरूरी होता है। अब इन फिजिकल सबूतों में क्या क्या आता है? इसमें शामिल हैं इंस्क्रिप्शंस, यानी पत्थरों या धातु पर लिखे अभिलेख, पुराने सिक्के, उस दौर के स्मारक और भवन, और यहां तक कि मिट्टी के बर्तन और छोटे मोटे औजार भी। ये सब हमें उस समय के लोगों की जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। पत्थरों या खंभों पर खुदे हुए इन लेखों की पढ़ाई को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? भारत में सबसे पुराने अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा सका है, वो सम्राट अशोक के ही हैं। उन्हीं अभिलेखों से हमें उनके शासन और उनकी सोच के बारे में इतनी पक्की जानकारी मिली। हमारा अगला सुराग है सिक्के, और सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। आपको शायद यकीन न हो, पर एक छोटा सा सिक्का हमें राजा का नाम, उसका समय और उस राज्य की आर्थिक हालत तक बता सकता है। ये एक तरह से उस राजा का विजिटिंग कार्ड होता था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। एक गुप्तकालीन सिक्के पर सम्राट समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब जरा सोचिए, इस एक छोटे से सुराग से हमें क्या पता चलता है? यही कि वो एक महान विजेता तो थे ही, साथ ही उन्हें संगीत से भी गहरा लगाव था। है ना कमाल की बात? चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी तरह की गवाही पर, साहित्यिक स्रोत। ये हमें उस समय के समाज और लोगों की सोच के बारे में बहुत गहरी जानकारी देते हैं। लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हमें इन गवाहियों की भी पूरी जांच करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लिखने वाले का अपना एक नजरिया होता है, एक बायस हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, एक दरबारी कवि तो हमेशा अपने राजा की तारीफ ही लिखेगा ना, है ना? साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत। इसी तरह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और जैन धर्म के आगम ग्रंथ भी उस दौर के समाज, राजनीति और फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, धर्म से अलग भी बहुत कुछ लिखा गया, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक जबरदस्त किताब है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें संस्कृत ग्रामर का पता चलता है, और बाणभट्ट की हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। ये किताबें हमें उस दौर का आईना दिखाती हैं।
अच्छा, इन्हीं साहित्यिक स्रोतों में एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। ये वो लोग थे जो दूसरे देशों से भारत आए और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताबों में लिख दिया। ये हमें एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देते हैं, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, जो अक्सर दरबारी इतिहासकारों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिनकी किताब इंडिका से हमें मौर्य काल के समाज की बहुत डिटेल्ड जानकारी मिलती है, या फिर चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान, जो गुप्त काल में आए, और फिर हुएनसांग, जो राजा हर्षवर्धन के समय में आए और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन सभी की लिखी बातें हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। तो अब हमारे पास सुराग तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें सही टाइमलाइन पर रखना भी जरूरी है। ये जो तारीखें होती है ना, BC और AD, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इस टाइम के कोड को भी फटाफट क्रैक करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। दुनिया भर की तारीखें ईसा मसीह के जन्म को एक सेंटर पॉइंट मानकर गिनी जाती हैं। उनके जन्म से पहले का समय कहलाता है BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसमें गिनती पीछे की ओर चलती है। और उनके जन्म के बाद का समय कहलाता है AD, यानी एनो डोमिनी, जिसमें गिनती सीधी चलती है। जैसे अभी 2024 AD चल रहा है। आजकल इन्हें BCE और CE भी कहा जाता है, मतलब वही है। तो हमारी इस पूरी जासूसी का आखिर फैसला क्या निकलता है? फैसला यह है कि एक इतिहासकार इन सभी अलग अलग सुरागों को, सिक्कों, अभिलेखों, किताबों, पुराने खंडरों को एक साथ जोड़ता है और फिर अतीत की एक तस्वीर बनाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। ये उन सुरागों के आधार पर बुनी गई एक कहानी है जो अतीत अपने पीछे छोड़ गया है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम यहां तक कैसे पहुंचे। आज हमने अपनी जासूसी के तौर तरीके सीख लिए हैं। अगली बार हमारी जांच शुरू होगी बिल्कुल शुरुआत से। हम समय में और भी पीछे जाएंगे, मानव सभ्यता की दहलीज पर, यानी पाषाण काल में। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली जांच पड़ताल में।